नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छोटे से परिवार सत्यबोध एजुकेशन में। बीएनएस का हमारा 8वां लेक्चर है। काफी कुछ हमने कंप्लीट कर दिया था। आज लगभग बीएनएस की सारी धाराएं हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने पुरानी वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे वो पुराने जरूर देख लेना, क्योंकि बीएनएस को मैंने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। इससे आपका एक भी पॉइंट बाहर नहीं आएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर्स डेली अगर आप एक एक वीडियो भी देखेंगे तो 30-40 मिनट का एक वीडियो है ना, या एक दिन में 2 से 3 देख सकते हो, तो 2 से 3 दिन में ही आपका पूरा बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आज का 8वां लेक्चर है, आगे हम देखते हैं, है ना। देखिए यहां पर हम पहुंच गए थे 196, ठीक है। 196 बीएनएस की धारा 196 पर अगर हम बात करें, बीएनएस की धारा 196 किस चीज के बारे में बताती है ना। तो बीएनएस की धारा में 196 में बताया जाता है, चाहे वो धर्म हो, मूल हो, जाति हो, जन्म स्थान हो, निवास हो या भाषा हो, इसके आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, ठीक है ना। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर अगर समूहों के बीच में क्या होता है, दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाता है और सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य किया जाता है। प्रतिकूल कार्य यानी कि अपोजिट कार्य, यानी भड़काने का काम किया जाता है, तो उसे दंड का प्रावधान है किसमें, बीएनएस की धारा 196। बीएनएस की धारा 196 में इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में धर्म, मूल, वंश, जाति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये जरूर से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो 196 किसके बारे में है, धर्म, जाति, वंश या किसी भी भेदभाव के अनुसार, ठीक है ना, समाज के बीच में या समूहों के बीच में दुश्मनी फैलाने का काम किया जाता है, या उन्हें भड़काने का काम किया जाता है, उकसाने का काम किया जाता है। और अगर समाज में इससे सद्भावना भंग होती है तो 196 के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है, ये अपराध है और ये अपराध की कैटेगरी में आएगा और दंड का प्रावधान आपको, है ना। यहाँ पर देखिए अपराध में क्या सजा आपको मिलेगी, ठीक है ना। कम से कम 3 वर्ष की सजा, कम से कम 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना, ठीक है ना। अब यहाँ पर केवल सजा भी हो सकती है 3 वर्ष की, या केवल और केवल जुर्माना भी हो सकता है, या तो फिर दोनों चीजें भी हो सकती है, ठीक है ना। सजा भी आपको मिल जाए और जुर्माना भी आपको देना पड़े, यानी दोनों चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो या तो इन दोनों में से कोई एक चीज, 3 साल की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों ही आपको मिल सकती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो कैसा पूछा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डाली जिससे हिंसा भड़क उठी, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरीके के लिए कौन सी धारा बीएनएस में दी गई है। तो बीएनएस की कौन सी धारा दी गई है, 196 दी गई है, ठीक है। चलो, तो 196 आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, यहां पर देखो बीएनएस की धारा 200, बीएनएस की धारा 200, बीएनएस की धारा 200, पीड़ित का इलाज ना करने पर सजा, पीड़ित का इलाज ना करने पर सजा। अब देखिए पीड़ित क्या, पीड़ित मतलब किसी भी चीज, कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, या कोई गंभीर रूप से घायल है और वो अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल पहुंचता है, वहां पर अगर हॉस्पिटल वाले, अस्पताल वाले, है ना, इलाज करने से मना कर देते हैं या इलाज करने में टाल मटोली करते हैं, तो उस कंडीशन में उस हॉस्पिटल पर सजा हो सकती है या उस डॉक्टर पर सजा हो सकती है, ठीक है। जो कोई ऐसे प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, जिम्मेदार होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। अभी ये जो धारा 397 है ये अभी बाद में आएगी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई गंभीर रूप से घायल है, वो चाहे सरकारी अस्पताल में जाए या प्राइवेट अस्पताल में जाए, ठीक है ना, सरकारी अस्पताल में जाए या प्राइवेट अस्पताल में जाए, अगर डॉक्टर या वहां के लोग इलाज करने से मना कर देते हैं तो उन्हें कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। एक अस्पताल ने एक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना इलाज किए वापस भेज दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर कि एक सड़क दुर्घटना में एक घायल व्यक्ति है, हॉस्पिटल गया, वहां हॉस्पिटल वालों ने इलाज करने से मना कर दी। क्या
इलाज करने से मना कर दिया, ठीक है, इलाज करने से मना कर दिया तो ये चीज और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में उस हॉस्पिटल के डॉक्टर या वहां के कर्मचारियों को कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का उन्हें भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बीएनएस की धारा 200 ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सारी धाराएं धीरे धीरे करके हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखो बीएनएस की धारा की बात करें तो 209, बीएनएस की धारा की बात करें 209, 209 क्या कहती है ना, कि अधिनियम की धारा 84, बीएनएस की जो धारा 84 है के तहत उद्घोषणा के जवाब में गैर उपस्थिति, देखिए 84 धारा हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति या उद्घोषित अपराधी कानून उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन के बावजूद गैर हाजिर रहता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। सजा अधिकतम 3 वर्ष की और 7 की कारावास व जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। 3 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है। अब देखिए इसमें 209 का मतलब क्या है, 209 का मतलब क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 स्टार क्वेश्चन की रेटिंग दे लीजिएगा। 209 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा क्या गया है 209 में, समझिए जरा। 209 में बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, और कोर्ट ने उसे आदेश दिया कि आपको फलाना तारीख को हाजिर होना है ना, कि फलाना तारीख को आपको हाजिर होना है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो पाता, ठीक है ना, और 30 दिन तक लगातार इसी तरह चलता रहता है, वो हाजिर नहीं हो पाता। इस कंडीशन में उसे 3 से 7 वर्ष की कारावास हो सकती है, जेल हो सकती है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के तहत समझिए, कोर्ट ने एक फरार अपराधी को 30 दिन के अंदर हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं आया, और जितने दिन के लिए कोर्ट ने कहा कि 30 दिन 20 दिन के अंदर हाजिर होना है और वो हाजिर नहीं होता, तो क्या करेगी कोर्ट उसे सजा देगी, ठीक है। कितनी सजा देगी, कम से कम आप देखोगे तो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। डिपेंड करता है अपराधी कौन है। अगर उसने क्राइम बड़े लेवल पे किया है तो कम से कम 7 साल की सजा उसे होगी। अगर छोटा मोटा कोई क्रिमिनल है तो मिनिमम 3 साल की सजा उसे हो सकती है। इसका प्रावधान दिया गया है हमें बीएनएस की धारा 209 में, ठीक है। अब बीएनएस की धारा 209 आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जरा आगे, यहां पर देखिए बीएनएस की धारा है 226, बीएनएस की धारा 226 क्या कहती है, आत्महत्या का प्रयास करके वैध शक्ति के प्रयोग को प्रभावित करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, इसे भी 5 स्टार की रेटिंग आप दे सकते हैं। 226 कहती है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है ना, वो किसी सरकारी कर्मचारी से, ठीक है ना, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो या किसी भी सरकारी अस्पताल में हो या किसी अन्य व्यक्ति से, है ना, ये कह के काम करवाता है कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और ठीक है ना, यानी एक प्रकार से धमकी दे रहा है कि अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, उसे भी सजा होगी, वो भी सजा का पात्र है, अपराधी है, कि अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए वो सामने वाले, है ना, सामने वाले किसी सरकारी कर्मचारी या फिर कोई अन्य कर्मचारी के ऊपर दबाव डाल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी वैध कार्य को करने से रोकने या उसे करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो वह क्या होगा, अपराध होगा, है ना। तो आत्महत्या का बहाना लेकर या आत्महत्या कर लेंगे इसलिए तुम मेरा ये काम करो, किसी सरकारी कर्मचारी से कहना, ये दंडनीय अपराध है, ठीक है। कई सारे सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं इस चीज में पीछे हट जाते हैं या उनकी बात मान लेते हैं, तो उन्हें ये बात मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर न्यायालय ये भी कहता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति ये डरा रहा है कि आत्महत्या कर लेंगे और मेरा काम करो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कितना सजा हो सकती है, 1 साल या फिर जुर्माना, 1 साल या फिर जुर्माना, या तो फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आत्महत्या की धमकी दी ताकि उसकी संपत्ति की कुर्की ना की जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल देकर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति ए ने कोर्ट को धमकी दी क्या, कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरी
संपत्ति की कुर्की, कुर्की का मतलब होता है नीलामी, कुर्की का मतलब क्या होता है? नीलामी। कुर्की का मतलब नीलामी, कि अगर मेरी संपत्ति की कुर्की यानी कि नीलामी की तो मैं आत्महत्या करूंगा। भाई साहब डरा किसे रहे हैं? न्यायालय को डरा रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यायालय उसकी इस बात से डरेंगे नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को 1 साल के लिए सजा सुना सकता है, न्यायालय के ऊपर अधिकार रहता है। ये क्लियर है? चलो आगे देखो, आगे देखेंगे हम धारा 227 झूठा साक्ष्य देना। धारा 227 क्या कहती है? झूठा साक्ष्य देने के उसमें है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। 227 अब आप देखोगे झूठा साक्ष्य देने का मतलब क्या है कि अगर कोई अपराधी है या अगर उसने क्या किया कि न्यायालय में जब उसका केस चल रहा था, जब बहस हो रही थी न्यायालय में जज के सामने, तो एक आदमी ने क्या किया कि कोई झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया, एविडेंस क्रिएट किया या झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को झूठा साक्ष्य, झूठा गवाही, है ना, इस तरह की चीजें करने के लिए यानी अदालत को गुमराह करने के लिए उसे सजा का प्रावधान है बीएनएस की धारा 227 में, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर झूठा साक्ष्य देता है तो आपराधिक अपराध होगा। एग्जाम्पल क्या है? एक गवाह ने हत्या के मामले में झूठी गवाही दी, एक गवाह ने हत्या के मामले में झूठी गवाही दी, झूठी गवाही देना, झूठे साक्ष्य क्रिएट करना, ये सारे क्या हैं? ये भी अपराध होते हैं, है ना। और ये चीज हमें दी है धारा 227 में। इसी में आप देखोगे धारा 228 भी आपको इसी के साथ में ही याद रखना है, क्योंकि अगर आई तो दोनों में से कोई भी आ सकती है, क्योंकि दोनों लगभग लगभग एक जैसी है ना। ये हमने 227 देखा था, 228 में झूठे साक्ष्य गढ़ना। गढ़ना का मतलब होता है क्रिएट करना, गढ़ना का मतलब क्या? क्रिएट करना, ठीक है ना। ठीक है, गणना का मतलब क्या हो गया? क्रिएट करना। और यहाँ पर क्या है? झूठे साक्ष्य देना, प्रस्तुत करना, ठीक है ना, सीधे सीधे जज के सामने प्रस्तुत कर दिए झूठे साक्ष्य, है ना। 228 में क्या है? झूठे साक्ष्य गढ़ना, क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करना? कि मान लीजिए कभी कोई एक बड़ा क्राइम हुआ था जिसकी मीडिया में हाइप बनी थी, और कई मीडिया वाले ऐसे होते हैं कि उसके गलत फैक्ट्स जनता के सामने रखते हैं, उस गलत फैक्ट को गलत तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करना, ठीक है ना, ये भी अपराध माना जाता है। किसमें रखा गया है? धारा 228 में। इसी को बोला जाता है झूठे साक्ष्य क्रिएट करना यानी कि गढ़ना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में झूठा साक्ष्य तैयार करता है तो वह अपराध होगा। एग्जाम्पल देखिए, किसी व्यक्ति ने अदालत में झूठे मेडिकल रिकॉर्ड जमा किए, झूठे मेडिकल रिकॉर्ड जमा किए, तो झूठे मेडिकल रिकॉर्ड भी क्या है? वो क्रिएट करवा रहा है, बना रहा है। तो चाहे सोशल मीडिया से उसने गलत इंफॉर्मेशन जमा की, या फिर, है ना, या फिर या उसने क्या किए कि अदालत में जो झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए, या कोई भी सर्टिफिकेट झूठा बनवा के, है ना, पैसों से बनवा के या उल्टी सीधी जानकारी देकर वैसे बनवा के, झूठे झूठे बनवा के वैसा अगर कोई वो जमा करता है अदालत में, ठीक है ना, तो ये भी क्या है? सजा का पात्र वो व्यक्ति होगा। तो 227 और 228 आपको लाइन से याद रखना है। 227 कहता है झूठे साक्ष्य देना, 228 कहता है झूठे साक्ष्य बनाना, क्रिएट करना, गढ़ना, ठीक है। तो 227 और 228 आपको लाइन से याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे हम देखेंगे धारा 258। धारा 258 गलत तरीके से किसी को हिरासत में लेना, गलत तरीके से किसी को हिरासत में लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पुलिस वाले, अच्छा ये वाली धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 स्टार क्वेश्चन की रेटिंग इसे दे देना, क्योंकि आप लोग यूपीएसआई का पेपर दे रहे हो और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, ठीक है ना। पुलिस ने बिना किसी प्रमाण के निर्दोष व्यक्ति को जेल में भेज दिया। अगर पुलिस ऐसा करती है तो उस पुलिसकर्मी पर, है ना, उस पुलिसकर्मी पर अपराध का मुकदमा चलेगा और उसे भी सजा हो सकती है, ठीक है ना। अब डिपेंड करती है, देखो कि यहाँ सजा अधिकतम कितनी, 7 वर्ष की या फिर जुर्माना या फिर दोनों। सजा कितनी? 7 वर्ष की या जुर्माना या फिर दोनों चीजें लग सकती हैं, ठीक है ना। और मिनिमम सजा 7 साल से शुरू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से, है ना। तो अगर
यहाँ पर देखोगे 258 में क्या दिया है, अगर कोई पुलिसकर्मी 258 में क्या है, अगर कोई पुलिसकर्मी है ना किसी निर्दोष व्यक्ति को, ठीक है, निर्दोष व्यक्ति को झूठे साक्ष्यों के बेस पर या जबरदस्ती या अपनी मर्जी से जेल में डाले, तो उस कंडीशन में उस पुलिसकर्मी पर अदालत क्या है ना, अदालत क्या है, कार्यवाही कर सकती है और उसे सजा दे सकती है। मिनिमम सजा इसमें कितनी है, मिनिमम सजा है ना, मतलब अधिकतम सजा कितनी है, 7 वर्ष की, अधिकतम सजा 7 वर्ष की, ठीक है ना। बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखोगे धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव, ये भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सार्वजनिक उपद्रव यानी कि पब्लिक नॉइसेंस, ठीक है ना, सार्वजनिक उपद्रव है ना, किसी व्यक्ति ने बिना अनुमति के सड़क को अवरुद्ध कर दिया जिससे यातायात बाधित हो गया, ऐसी कंडीशन में उस पर कौन सी धारा लगेगी, 270 की धारा लगेगी। क्यों, क्योंकि उसने सार्वजनिक उपद्रव करने का प्रयत्न किया, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे जनता को असुविधा या परेशानी होती है, तब उस कंडीशन में इस धारा का यूज किया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, है ना। बिना परमिशन के रैली निकालना जिससे रोड जाम हो जाए, रास्ते जाम हो जाए, बिना परमिशन के धरने प्रदर्शन करना, ठीक है, या बिना परमिशन के है ना कहीं नारेबाजी करना, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों में जहां पर रोड जाम हो जाए, सड़कें बाधित हो या आम जनता को कठिनाई हो वहां से निकलने में, या आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में जो धारा 270 है बीएनएस की काम आती है, उस व्यक्ति पर यह धारा लगती है 270 की, ठीक है। क्लियर है, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में यहाँ पर देखोगे आप धारा 271 ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है कि 271 में कहा गया है लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी फैलाना। कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पर जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, तो लॉकडाउन किस लिए लगाया था कि जिस भी व्यक्ति को कोरोना है वो क्वारंटाइन रहे, अपने घर में रहे, अलग रहे, ठीक है। बाहर अगर वो घूमता है तो जो बीमारी है वो दूसरे लोगों तक फैलती है ना। अब अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती घूम घूम कर बाहर कोरोना फैला रहा होता उस समय, तो उस पर धारा 271 लगती, ठीक है। ये केवल कोरोना काल के लिए नहीं है, ये हर एक टाइम पीरियड के लिए होती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे संक्रमण से ग्रसित है जो कि फैल सकता है या फैलता है, कैसे फैलता है ना, किसी के छूने से, मतलब छूने पर फैलता है, या है ना सामने वाले की चीज यूज करने पर फैलता है, तो उस व्यक्ति पर जो संक्रमण फैलाने का काम कर रहा है उस व्यक्ति पर धारा 271 लगती है ना। जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति इस तरह काम करता है तो उसे 271 धारा के अंतर्गत उसे कम से कम मिनिमम 6 महीने या फिर जुर्माना हो सकता है, 6 महीने या फिर जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पेपर में कैसे आएगा, एक संक्रमित व्यक्ति ने जानबूझकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर लोगों को संक्रमित किया, इस पर कौन सी धारा बीएनएस 2023 की कौन सी धारा लागू होगी, तो उस पर हम क्या लगाएंगे, है ना, बीएनएस की धारा 271 लागू होगी। क्लियर है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पर आप देखोगे दो धाराएं 274 और 275। यहाँ पर देखो 274 में क्या है, खाद्य और पेय पदार्थ में मिलावट, ठीक है ना, खाद्य और पेय पदार्थ में मिलावट, कि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है और वो खाने पीने की चीजों पर मिलावट कर कर बेच रहा है जिससे सामने वाले यानी कि समाज के लोगों को नुकसान होगा, उनकी सेहत खराब होगी, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है ये, इस कंडीशन में उस दुकान वाले पर कौन सी धारा लगेगी, तो आप कहोगे सर 274 धारा लगेगी, ठीक है ना, 274 धारा लगेगी, यानी मिलावटी सामान बेचने देने इन सभी पर 274 धारा काम करती है। वहीं अगर हम बात करें 275 की, तो हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री, हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री, ठीक है ना,
अब यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर बात कही है खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में मिलावट, ठीक है ना, इसमें बात की है मिलावट की। इसमें क्या है, हानिकारक भोजन या पेय पदार्थ की बिक्री। हानिकारक भोजन मतलब अगर मान लो कोई चीज एक्सपायर हो गई हो, ठीक है ना, एक्सपायरी डेट उसकी निकल गई है ना, एक्सपायरी डेट से ज्यादा का हो गया वो, उसे बेच रहा हो वो, ठीक है ना। और सामने वाले आदमी क्या रहता है, नहीं, जब आम आदमी जाता है दुकान में तो कई बार एक्सपायरी डेट नहीं देता, जल्दी जल्दी में अपने सामान लिया, अपना घर चले आए, उसको यूज करने लगते हैं, ठीक है, चाहे वो दवाएं हो, चाहे खाने पीने के सामान हो, है ना। तो अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है तो उस कंडीशन में धारा 275 काम करेगी आपकी, ठीक है ना, धारा 275 उस व्यक्ति पर लगेगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, 274 275, 274 274 में कह रहा है कि अगर आप खाने पीने की सामान में मिलावट कर बेचते हैं तो 274 के अंतर्गत आएगा, है ना। दूसरा 275 क्या कह रहा है कि खाने पीने का जो सामान है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तब फिर आपको सजा होगी, ठीक है ना। जानबूझकर हानिकारक पदार्थ पे बेचता है तो वह अपराध होगा, अधिकतम जो है 6 माह की सजा और जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, किसी रेस्टोरेंट ने एक्सपायरी डेट का खाना परोसा जिससे लोग बीमार हो गए, ठीक है ना। इसी टाइप के एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि कहेगा यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा कि किसी रेस्टोरेंट ने या किसी ढाबे वाले ने या किसी ने भी एक्सपायरी डेट का खाना परोसा और लोग बीमार हो गए तो उस रेस्टोरेंट पर कौन सी धारा लगेगी या वहां के मालिक पर कौन सी धारा लगेगी, तो आप कहोगे सर धारा 275 लगेगी, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो आगे यहां पर देखोगे धारा 280, धारा 280 वातावरण को स्वस्थ के लिए हानिकारक बनाना, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, तो वहां पर कौन सी धारा लगेगी, 280 धारा लगेगी, ठीक है ना। मतलब पॉल्यूशन, वातावरण को पॉल्यूट करने के लिए, पॉल्यूशन फैलाने के लिए आपके ऊपर 270 की धारा, बीएनएस की 270 की धारा लग सकती है। और सजा या जुर्माना कितना है, तो 1000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। जेल नहीं भेजा जाता इसमें, लेकिन जुर्माने का प्रावधान है कि 1000 रुपए का जुर्माना आपको लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल से समझिए जरा, एक कारखाने ने जहरीला धुआं बिना किसी सुरक्षा उपाय के हवा में छोड़ा, ठीक है। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि एक कारखाने ने जहरीला धुआं बिना किसी उपाय के हवा में छोड़ा, अब उस कारखाने के मालिक के ऊपर, है ना, या उसके अथॉरिटी के ऊपर कौन सी धारा के तहत केस लगाया जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर 280 के तहत उस पर केस चलेगा, 280 के तहत केस चलेगा, क्योंकि वातावरण में पॉल्यूशन यानी कि स्वास्थ्य को हानिकारक पदार्थ जो वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं जिससे स्वास्थ्य की हानि होती है, तो उस कंडीशन में 280 की धारा लगती है। अब यहीं पर देखोगे आप 281, ठीक है, 281 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। 281 आपके पेपर के लिए 5 स्टार क्वेश्चन लिख लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। जब सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना, ये सारी चीजें आती हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर इस तरह वाहन चलाता है कि जिससे दूसरे को खतरा हो, है ना, यह अपराध होगा, अधिकतम 6 माह का कारावास या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है कि कारावास भी हो जाए आपको और जुर्माना भी देना पड़े, ठीक है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट धारा है एग्जाम के लिए, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में जो एसआई का एग्जाम होता है आपका, उसमें इस तरीके की धाराएं सड़क दुर्घटना से संबंधित, है ना, ये धाराएं काफी ज्यादा पूछी जा चुकी हैं पहले भी आईपीसी के थ्रू, तो इससे भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 281 आपको ध्यान रखना है ना। सड़क मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना, ठीक है ना, ये सारा इस अपराध में शामिल हो जाएगा और अधिकतम कितनी, 6 महीने की सजा या फिर जुर्माना या दोनों लग सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझिए जरा, एक व्यक्ति ने अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चलाई और दुर्घटना कर दी। अब दुर्घटना कर दी तो अत्यधिक तेज यानी स्पीड लिमिट से ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रहा था, तो उस व्यक्ति पर कौन सी धारा लगेगी, तो आप कहोगे सर 281 की धारा लगेगी। क्लियर है। चलो
आगे देखो, अब यहाँ पर देखोगे 292, धारा 292, सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड जहां अन्य प्रावधान ना हो, सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 292, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 292 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सार्वजनिक उपद्रव यानी कि समाज में किसी स्थान पर जहां लोग हैं, लोग उपस्थित हैं, वहां पर उपद्रव करना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? धारा 292 के अंतर्गत ही आता है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, किसी ने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया जिससे लोगों को परेशानी हुई, तो ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और ये लाइन पूछी जा चुकी है, और जब इस तरीके की लाइन पूछी जाती है तो इसमें पॉल्यूशन के अंतर्गत केस नहीं बनता, ठीक है, पॉल्यूशन के अंतर्गत केस नहीं बनता। कौन सी धारा पर केस बनेगा? 292, सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड, इस धारा के अनुसार इस पर केस बनेगा, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसे सार्वजनिक उपद्रव होता है और जिसके लिए अन्य कोई विशेष धारा लागू नहीं होती है, तो इस धारा के तहत सजा होगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक कोई बढ़िया कॉलोनी थी, वहां पर क्या है कि एक आदमी रोड में डेली खाना फेंक जाता है या कचरा फेंक जाता है, ठीक है, जिससे क्या है कि वहां के लोगों को असुविधा होती है, ठीक है, असुविधा होती है। तो सामने वाले जो लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, उस व्यक्ति के ऊपर जो डेली इस तरीके से गंदगी फैलाता है, उसके ऊपर धारा 292 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, धारा 292 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं। बात क्लियर है? चलो आगे देखो 293 क्या है? उपद्रव रोकने के आदेश के बाद भी उसे जारी रखना, ठीक है। अगर कहीं पर किसी व्यक्ति के उपद्रव रोकने का आदेश दिया गया है लेकिन उसके बाद भी वो उपद्रव जारी रखते हैं वहां, ठीक है ना, तब फिर ये अपराध होगा, है ना। जैसे कि दुकानदार को लाउड स्पीकर बंद करने का आदेश दिया गया लेकिन उसने फिर भी शोर मचाया, ठीक है ना, इस कंडीशन में उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? उस कंडीशन में उसके ऊपर लगेगी धारा 293, ठीक है। तो अब ये वाली धारा देखो या फिर ये वाली धारा देखो, ऑलमोस्ट लगभग काफी ज्यादा सिमिलर हैं, बस अंतर केवल इतना है कि 292 में कहा गया है कि यहाँ पर सार्वजनिक उपद्रव शब्द का यूज हुआ है, उपद्रव शब्द का यूज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उपद्रव शब्द का ये भी सार्वजनिक उपद्रव ही है, इसे भी अपन सार्वजनिक उपद्रव ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 293 में, है ना, 293 में पुलिस वाले अगर आते हैं, कहते हैं कि ये चीज गलत है, इसे नहीं करना है, इस तरीके से साउंड नहीं चलाना है, या इस तरीके से कूड़ा नहीं फेंकना है, या इस तरीके का काम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, और पुलिस वाले समझाकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानता है, तो उस कंडीशन में 293 की धारा लगती है उसके ऊपर, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में यानी कि 292 और 293 में रिलेशन क्या है? अभी ऊपर एक एग्जांपल आया 292 के तहत, एग्जांपल आया कि सड़क पर कूड़ा फेंक दिया जाए जिससे लोग परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया, उस पर केस किया, और केस किसके अंतर्गत दर्ज हुआ? केस 292 के अंतर्गत दर्ज हुआ, ठीक है। अब पुलिस वाले आएंगे उस व्यक्ति को समझाएंगे कि भैया इस तरह नहीं करो, आसपास के लोगों को, पड़ोस के लोगों को दिक्कत हो रही है ना। अब उसके बाद भी पुलिस वाले समझा के चले गए और उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं समझता है और वैसी ही हरकत करता है, इस कंडीशन में जब दोबारा उसके ऊपर धारा लगेगी तो 293 के अंतर्गत केस उसके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। 293 के अंतर्गत केस लगेगा। ध्यान रखना है, दोनों बराबर हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। जब पुलिस वालों के आदेश यानी कि जो ऊपर से आदेश आता है कि ऐसा काम नहीं करना है, फिर भी उसे जारी रखता है, तब 293 लगती है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब यहां पर देखोगे दो धाराएं 303 और 304, 303 और 304 मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टार रेटिंग दे लेना, इसे भी 7 स्टार रेटिंग दे लेना, इसे भी। 303 किसके बारे में है? 303 है
चोरी के बारे में, और 304 किसके बारे में है, स्नैचिंग यानी कि छीना झपटी के बारे में है, ठीक है ना। 303 किसके बारे में है, चोरी के बारे में है। 304 किसके बारे में है, छीना झपटी के बारे में है, ठीक है ना। चोरी आपको पता है, कहीं से कोई चीज चुरा लेना, कहीं से कोई चीज चुरा लेना, किसी दुकान से कोई चीज चुरा लेना, किसी के घर से कोई चीज चुरा लेना, ठीक है ना। अच्छा, घर से चुराना थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके लिए भी और धारा आएगी तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन घर से कोई चुराता है तो वो भी इसी में आ जाता है कि कोई मतलब घर में आया बैठा लेकिन वो धीरे से कोई सामान उठा के लेके चला गया, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा, चोरी के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि धारा 303 के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। जब घर में जबरदस्ती घुसा जाता है या गेट तोड़कर या दीवार में छेद करके घुसते हैं तो उसके लिए दूसरी धारा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चोरी करना 303 में आ जाता है। 304 में क्या है, छीना झपटी का केस लगता है 304 में। तो दोनों धाराओं को एक साथ आपको याद रखना है, 303 304, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेना या ले लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी होगी, ठीक है ना। सजा कितनी है, अधिकतम सजा 3 से 5 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर छीना झपटी का केस आता है कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनना। संपत्ति का मतलब होता है उसका मोबाइल, चेन, घड़ी, कुछ भी, मतलब पर्स वगैरह कुछ भी, तो ये सब उसकी संपत्ति है। ये सब अगर छीनता है तो ये छीना झपटी के अंतर्गत केस उसमें दर्ज किया जाता है ना। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, बाइक सवार 2 लोगों ने चलते हुए राहगीर से मोबाइल छीन लिया, किस धारा के अंतर्गत आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, 304। ये होगा तो ये चोरी तो ये भी है, चोरी तो ये भी है, लेकिन ये छीना झपटी की चोरी है, ठीक है। तो छीना झपटी के लिए हम 304, स्नैचिंग के लिए 304 धारा का यूज करते हैं, है ना। और वहीं अगर चोरी हो तो 303 धारा का यूज करते हैं। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेपर की दृष्टि से। आगे अगर आप देखोगे तो 2 धाराएं ये आपको एक साथ रखना है, 309 और 310। 309 और 310 ये दोनों भी 7 स्टार की रेटिंग दोनों में रख लेना। 7 स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है आईपीसी के तहत, ठीक है। यहाँ पर देखो 309 में क्या है, लूट, रॉबरी, ठीक है ना। और 310 में क्या है, डकैती। लूट और डकैती में थोड़ा सा अंतर होता है, लूट और डकैती में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति किसी के घर, दुकान या किसी अन्य स्थान पर जबरदस्ती घुसकर चोरी करता है और डराने धमकाने के लिए हिंसा का उपयोग करता है तो वह अपराध होता है। चोरी कब कहलाएगी, जब डराने धमकाने की बात ना आए, ठीक है ना। चोर जाए अपना चोरी करे, बस चला आए, ठीक है। अभी मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है कि वो घर गया, उसे डराया धमकाया, ठीक है। सामने वाले को डराते हैं धमकाते हैं किसी घर में, दुकान में, और उसका सामान उससे छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, लूट कहलाएगी। वहीं अगर डकैती की बात करें तो अगर 5 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी स्थान पर डकैती डालते हैं तो यह अपराध डकैती कहलाएगा, ठीक है ना, डकैती कहलाएगा। इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 1, 2, 3 या 4 व्यक्ति हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक सिंगल व्यक्ति भी लूट कर सकता है, 2 व्यक्ति मिलकर भी लूट कर सकते हैं, 3 व्यक्ति मिलकर भी लूट कर सकते हैं, 4 व्यक्ति करेंगे तो भी वो लूट ही कहलाएगी। लेकिन जैसे ही व्यक्तियों की संख्या 5 हो जाती है या 5 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है, तब फिर जो है डकैती के मामले में केस चलाया जाता है धारा 310 के अंतर्गत। 5 या उससे अधिक लोग अगर मिलकर किसी स्थान पर लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डकैती बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों में केवल अंतर इतना है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लूटपाट में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। मिनिमम 1 है ना, मिनिमम 1 या फिर 4, 1 से 4 तक, ठीक है। एक सिंगल व्यक्ति भी लूट कर सकता है, 2 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, 3 लोग मिलकर के भी कर सकते हैं, और 4 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। लेकिन यही अगर बात करें डकैती के लिए, तो डकैती के लिए है ना मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। अगर 5 लोग हो जाते हैं तो फिर वो जो है लूट की धारा उस पर नहीं लगाएंगे। कौन सी धारा लगाएंगे, डकैती की धारा लगाएंगे। 5 या उससे ज्यादा अगर लोग हो जाते हैं तब, ठीक है।
6 लोगों के गिरोह ने मिलकर बैंक में घुसकर सभी को बंधक बनाकर लूटपाट की। ठीक है, तो इसे चोरी में नहीं रखेंगे हम, इसमें या चोरी में नहीं रखेंगे, लूट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, डकैती में रखेंगे। इसे क्लियर है। चलो, वहीं अगर देखोगे 4 लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूटा। अब यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। लूट ये भी कर रहे हैं, लूट ये भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 लोग कर रहे हैं, यहाँ 6 लोग कर रहे हैं, लेकिन संख्या 4 है तो केस लूट में दर्ज होगा, लेकिन यहाँ संख्या 6 हो गई तो यहाँ डकैती में दर्ज होगा। तो 309 310 309 310 आपको एक साथ याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे, यहां देखो, यहां पर आप देखोगे धारा 317 और धारा 318। धारा 317 धारा 318 ये भी 7 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पहले पेपर में आ चुका है। ठीक है ना। यहां देखोगे संपत्ति चोरी, मतलब चोरी की संपत्ति। ठीक है, 318 में क्या है, धोखाधड़ी और छल। धोखाधड़ी और छल लगभग दोनों चीजें सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए 317 में कैसा केस बनेगा, किसी व्यक्ति ने चोरी का मोबाइल खरीद लिया जबकि उसे पता था कि वह चोरी का मोबाइल है। ठीक है, चोरी तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्या है, ये है चोरी की संपत्ति। ठीक है, यानी कि चुराई हुई, किसी ने कोई सामान चुराया होगा, अपन ने उससे खरीद लिया। बात ठीक है ना, है ना। यानी चोर अगर अपनी चीज बेचता है और हम उसे खरीद लेते हैं तो हमारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी, 317 धारा लगेगी कि हमने चोर से कोई सामान लिया। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आप देखोगे धोखाधड़ी और छल। ठीक है ना, धोखाधड़ी और छल, किसी व्यक्ति ने जालसाजी दस्तावेज बनाकर लोन प्राप्त किया तो वो धोखाधड़ी और छल में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर बैंक से लोन ले लेना या कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के किसी व्यक्ति को ठग लेना, इस टाइप की अगर कोई बात आती है तो वो धोखाधड़ी और छल के अंतर्गत, यानी कि धारा 318 के अंतर्गत उस पर केस चलेगा। और यहाँ पर क्या है, अगर पहले से किसी वस्तु की चोरी हो चुकी है और उसी वस्तु को आप खरीद लेते हैं, ठीक है ना, आप खरीद लेते हैं, वो कहीं से भी खरीदे, चाहे किसी व्यक्ति से खरीदें या किसी दुकानदार से खरीदें, तो आपके ऊपर, है ना, जो 317 की धारा लगेगी। तो 317 में क्या है, चोरी की संपत्ति खरीदना। चोरी की संपत्ति खरीदना 370 में है। वहीं अगर 318 की बात करें तो 318 क्या कहती है, धोखाधड़ी और छल के बारे में। यानी जो जाली दस्तावेज वगैरह बना लेते हैं, अगर उसका यूज करके आप किसी को ठगते हैं या लोन की प्राप्ति करते हैं तो ये सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर 318 के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आप देखोगे 330, घर अतिचार और गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग, घर भेदन। ठीक है, ये वो चीज है ना, 330 कहाँ लगेगी, 330 लगेगी जब कोई व्यक्ति किसी के घर में, घर को तोड़कर या दरवाजे को तोड़कर या दीवार में छेद करके इस तरीके से अंदर घुसता है तो उसे अपन बोलते हैं घर भेदन या घर अतिचार। अतिचार, घर अतिचार या घर भेदन। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में जबरन घुसता है या घर को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या होगा, अपराध होगा, है ना। चोर ने एक घर का ताला तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश की तो उस चोर के ऊपर कौन सी धारा लगेगी, तो उस चोर के ऊपर धारा लगेगी 330। चोर के ऊपर धारा लगेगी 330 की। बट ठीक है, तो अभी मैंने पीछे बताया था ना, जब चोरी हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे, है ना, तो चोरी में क्या होता है कि सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया और अपन ने उसकी चीज उठा के लेके चल दिया, है ना, तो चोरी वो चीज हो गई। यहाँ पर क्या है, रात में या दिन के समय ताला तोड़ के या दीवार तोड़ के या दीवार में छेद करके उसके घर में घुस गए और अंदर से सामान वामान ले गए, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे चोरी बोलेंगे। लेकिन ये घर अतिचार के अंतर्गत आ जाएगा और धारा 330 यहाँ पर काम करेगी। बीएनएस की धारा 330 यहाँ पर उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, यहाँ पर आप देखोगे 336 ये आप देखोगे जालसाजी कूट रचना, जालसाजी और कूट रचना के बारे में है ना। एग्जाम्पल देखिए जरा, किसी ने नकली हस्ताक्षर बनाकर बैंक से पैसा निकाल लिया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का जालसाजी है।
है ना, जालसाजी है, कूट रचना है, फॉर्जरी है ना, कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की जालसाजी करता है जिससे किसी की हानि हो सकती है तो ये भी क्या है, अपराध है। और इसके लिए सजा कितनी है, 2 से 7 वर्ष या फिर जुर्माना। इसकी सजा आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सजा अगर आप नहीं भी याद रखेंगे किसी की भी तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। वो तो मतलब 100 क्वेश्चन अगर बीएनएस के आते हैं तो 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन में ही सजा पूछी जाती है, किसमें कितनी सजा होगी, ठीक है, वरना सजा नहीं पूछी जाती है। मेनली धारा, उसका उपयोग, है ना, और एग्जाम्पल के थ्रू, इस टाइप की एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर मान लिए इस टाइप का एग्जाम्पल आए, किसी ने नकली हस्ताक्षर बनाकर बैंक से पैसा निकाला, तो ये किसके अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत, बीएनएस के अंतर्गत केस दर्ज होगा उसके ऊपर, तो धारा 336 के अंतर्गत उसके ऊपर केस दर्ज होगा, 336 के अंतर्गत केस दर्ज होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 351 आपराधिक धमकी। आपराधिक धमकी, किसी से जबरन पैसे लेने के लिए जान से मारने की धमकी देना, ठीक है ना। तो मतलब आपराधिक धमकी का मतलब क्या हो गया, किसी को डराना, किसी को डरा के उससे कोई चीज ले लेना, ठीक है, ये सारी आपराधिक धमकी के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को डराने, धमकाने या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी देता है तो भी क्या है, अपराध है। और यहाँ पर आप देखोगे आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्यु दंड भी हो सकती है, 7 वर्ष या कम से कम 2 वर्ष की सजा तो होगी ही। यानी 2 वर्ष की सजा, अगर कोई आपको डराता है, धमकाता है तो मिनिमम 2 वर्ष की सजा तो होगी ही होगी। इसके अलावा 2 से अगर सजा बढ़ेगी तो 7 वर्ष की हो जाएगी, 7 से अगर बढ़ेगी तो आजीवन कारावास हो जाएगा, और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा क्राइम है और एग्जाम की दृष्टि से 7 स्टार क्वेश्चन की रेटिंग इसे आराम से दी जा सकती है। 351 धारा 351 बीएनएस 2023 धारा 351 351 आपराधिक धमकी, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जबरन पैसे लेने के लिए धमकी दी गई या किसी काम को करने के लिए, करवाने के लिए कोई धमकी दी जाती है, ठीक है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, हानि होती है, नुकसान होता है, तो इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में धारा 351 उस व्यक्ति के ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है। चलो आगे देखो। आगे आप देखोगे यहां पर 356, इसे भी 7 स्टार की रेटिंग आप दे सकते हैं। 356 मानहानि, डिफेमेशन, मानहानि, ठीक है। मान लीजिए अगर मानहानि किसे बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, ठीक है, कि मान लो मैं एक टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ठीक है। अब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, उस व्यक्ति के ऊपर, है ना, उस व्यक्ति के ऊपर मानहानि का केस लगा सकता हूं। किस धारा के अंतर्गत, 356 धारा के अंतर्गत केस लगा सकता हूं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो यह क्या होगा, अपराध की कैटेगरी में आएगा। सजा क्या है, सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। तो ये चीजें इसमें शामिल रहती हैं। एग्जाम्पल देखिए, किसी अखबार में झूठी खबर छपवाकर किसी की छवि खराब करना, किसी अखबार में झूठी खबर छपवाकर किसी की छवि खराब करना, ये इसी अपराध की कैटेगरी में आता है। क्लियर है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसे बोला जाता है मानहानि, है ना, मानहानि का केस हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं। धारा 356 356 के अंतर्गत आती है चीज ये, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे देखो। अब देखो यहां पर ये चीज जो बीएनएस का अध्याय यानी कि चैप्टर 20 है ना, ये लास्ट है आपका। ये क्या है, लास्ट है। बीएनएस का चैप्टर 20 लास्ट है, और यहाँ पर निरसन या फिर बचत,
358 आ जाता है, जिसमें क्या है, निरसन या बचत, रिपील एंड सेविंग। इस धारा के तहत किसी पुराने कानून को निरस्त, यानी कि निरसन का मतलब क्या होता है, निरसन का मतलब ही होता है रद्द। निरसन का मतलब क्या होता है, रद्द करना, ठीक है ना। तो किसी पुराने कानून को रद्द किया जा सकता है और यह भी तय किया जा सकता है कि कौन से प्रावधान प्रभावी रहेंगे या कौन से लागू रहेंगे। प्रभावी का मतलब क्या है, लागू। तो कौन सी चीज लागू रहेगी और किस चीज को खत्म करना है, ये हमें बीएनएस की धारा 358 बताती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निरसन किया गया, जो आईपीसी खत्म की गई वो इसी धारा का यूज करते हुए ही खत्म की गई, धारा 358 का यूज करते हुए ही खत्म की गई। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर सारी की सारी बीएनएस की जितनी भी धाराएं थी, डिटेल में हमने 8 लेक्चरों में सबकी सब कवर कर लिए, ठीक है। केवल मात्र 8 लेक्चर हैं। अगर आपने ये 8 लेक्चर अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, और डेली का जो लेक्चर है हमारा 30 से 40 मिनट का है, अगर आपने सुन लिए तो यकीन मानो बीएनएस से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप 2 से 3 दिन में भी सुन सकते हैं। अगर आप एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो देख सकते हो 30-30, 40-40 मिनट के, तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपका पूरा का पूरा बीएनएस डिटेल में खत्म हो जाएगा और इसमें आपके नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि बीएनएस में जितनी भी चीजें हो सकती थी ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी पढ़ा दी हैं आपको, ठीक है ना। तो बीएनएस यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम लोग चलेंगे बीएनएस से आगे, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बढ़िया पढ़ाई करिए। धन्यवाद।